अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, फ्रांस में जो कुछ हो रहा है आजकल और स्वीडन में जो कुछ हुआ उस पर मैंने बात करनी है, लेकिन एक चीज़ आपके सामने इससे पहले रखना चाहूँगा। वो ये है कि अमेरिका के एक्स फॉरेन मिनिस्टर जॉन केरी, ये अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ओबामा सरकार में। नहीं सॉरी, ये मेरा ख्याल है हाँ, ओबामा सरकार में ही रहे हैं। तो इनसे सवाल किया अभी एक इंटरव्यू में कि आप समझते हैं कि पुतिन जिम्मेदार है यूक्रेन की जंग का। तो उसने कहा बिल्कुल, पुतिन को हमें अकाउंटेबल रखना है यूक्रेन के लिए। तो फ्रेंच रिपोर्टर जो सवाल कर रहा था उसने कहा कि जैसे इराक के ऊपर बुश ने हमला किया था, वो भी फिर बुश को अकाउंटेबल मानना चाहिए। तो केरी ने कहा नहीं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास रिपोर्ट्स थी कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे। तो रिपोर्टर ने कहा कि वो तो एक झूठ निकला ना फिर। तो कहते हैं हाँ, लेकिन झूठ हमें उस वक्त थोड़ी पता था कि झूठ है। ये कह रहा है दुनिया की उस वक्त की ओनली सुपर पावर, जो समझता था कि दुनिया की एक एक कोने में क्या हो रहा है इनको पता है। क्या उनको नहीं पता था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है? भाई 1990 तक तो इराक अमेरिका का एजेंट था, सद्दाम हुसैन। अमेरिका के कहने पे 81 से 89 तक सद्दाम हुसैन ने ईरान से जंग की। अमेरिका का एम्बेसी इराक में बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करती थी। रोज की बुनियाद पे CIA वाले इराक के लोगों से मिलते थे, जो गवर्नमेंट के लोगों से। अमेरिकन एम्बेसडर वहाँ पे रेगुलरली सद्दाम हुसैन से मिलते थे। उनको सब पता था। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट लाई ही बुश को इसलिए थी कि कुछ एजेंडे पूरे करने थे। इनकी आर्म्स मशीनरी, इनकी आर्म्स कॉरपोरेट को चलाना था, इसलिए बुश को लाया गया था। वरना तो अल गोर जीता था इलेक्शन 2000 का। और फिर 9/11, उस पे तो 10 प्रोग्राम कर सकते हैं आप, गूगल पे जाके देखें कि तो 9/11 कॉन्स्पिरेसी के ऊपर कितने प्रोग्राम हो चुके हैं। लेकिन चलो मैं उसको छोड़ता हूं, लेकिन वो अमेरिका का एजेंडा था ना भाई। 9/11 के बाद भी आपने अफगानिस्तान पे हमला किया, उसमें कौन सा अफगान था? अल-कायदा उधर थी। अल-कायदा किसने बनाई थी? किसने वेपन दिए थे? किसने ट्रेनिंग दी थी? तो हर चीज खुद करो और फिर जिम्मेदारी दूसरों और तबाह दूसरे मुल्कों को करो। ऐसा ही एक खबर आई है अफ्रीका से कि 1998 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने सूडान की एक फार्मास्यूटिकल प्लांट के ऊपर हमले का ऑर्डर किया। और मैं जिस दिन ये हमला हुआ था ना, मिसाइल मारे गए तो उस फार्मास्यूटिकल प्लांट पे, मैं उस दिन यूनाइटेड नेशंस में था, जिनीवा में। और वहाँ पे हमें ये खबर मिली थी और हमने भी सोचा कि अचानक बिल क्लिंटन कहाँ, अफगानिस्तान और ये सब पूरी दुनिया, सूडान पे जाके इसने हमला कर दिया। तो इसलिए कि अमेरिका ने कहा कि इस फार्मास्यूटिकल प्लांट में केमिकल वेपन्स की फैसिलिटी है। बॉम्बिंग हो गई, तबाह हो गया पूरा फार्मास्यूटिकल प्लांट, एक गरीब मुल्क का। इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला नहीं, वहाँ तो सिर्फ दवाइयाँ बनती थी। केमिकल वेपन्स का तो कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मेरा सवाल ये बनता है कि बिल क्लिंटन, जॉन केरी, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश का डिफेंस मिनिस्टर रम्सफील्ड, जॉर्ज बुश का फॉरेन मिनिस्टर कॉलिन पावेल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। हम तो जाहिर है इस फील्ड में थे, तो हम एक एक चीज देखते थे। इन सबको टोनी ब्लेयर,
इराक पे हमले के अंदर फ्रांस और जर्मनी ने मना कर दिया था साथ देने से। इन्होंने कहा था नहीं, गलत खबर है, हम नहीं जाएंगे, और उस पर इनको सजा देने का ऐलान किया था बुश ने। और फिर इराक से जब लूटमार हुई और फिर तबाह करने के बाद इराक में रिकंस्ट्रक्शन, तो इराक में ज़ाहिर इन्होंने अपनी पपिट गवर्नमेंट बिठाई थी, वो रिकंस्ट्रक्शन के सारे ठेके अमेरिका और इंग्लैंड को मिले, फ्रांस और जर्मनी को शेयर नहीं मिला। ये ऐसा ही होता था जैसे पहले मुसलमान जंगों में जाते थे, माल गनीमत मिलता था कि जिसको हराया उसका सारा माल लूट लिया। ये माल गनीमत होता है इनका, अमेरिका का। पहले बॉम्बिंग करता है, तबाही करता है, उसकी फिर ग्राउंड फोर्सेस जाती हैं और वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार करते हैं और टारगेटेड कि कहाँ सोना है, कहाँ डॉलर्स हैं, कहाँ पेट्रोल है, भर भर के शिप जा रहे होते हैं अमेरिका और इंग्लैंड। इन सबको वार क्राइम्स में नहीं भेजना चाहिए। इन सबके भयानक जुर्म हैं, इंसानियत का कत्लेआम किया है, जेनोसाइड किए हैं। इन सबको वार क्राइम्स में फांसियां देनी चाहिए, लेकिन 5 स्टार लाइफ दी हुई है इनको। ये डबल स्टैंडर्ड है। और जब भी हम चाहते हैं कि दुनिया में एक ऐसा निज़ाम आए कि अमेरिकन वार क्राइम्स को भी हम अदालतों में लेके आए, इंप्यूनिटी मिली हुई है टोटल, कि आप सवाल भी नहीं कर सकते। अमेरिकन, आप प्रेसिडेंट तो छोड़े, किसी CIA वाले के ऊपर केस नहीं हो सकता, केस नहीं कर सकते आप, खाली साइन कराया हुआ है, सबसे इंप्यूनिटी दी हुई अमेरिका ने। तो फिर इनकी फौजें जहां जाती हैं तबाही बर्बादी फैलाती हैं। अबू गरीब जेल, बगराम जेल के वाकयात हमारे सामने हैं। खैर एनीवे, अजीज दोस्तों, आते हैं पहले स्वीडन वाले वाक़े पे। स्वीडन में एक पागल आदमी कुरान जलाता है, कुरान की बेहुरमती करता है, फाड़ता है उसको और उसको जला के फिर बेहुरमती करता है। ठीक है, बुनियादी चीज़ ये है। लेकिन मैं यहाँ पे ये पूछता हूँ, पहले तो मैं आपको ये देखें, ये मौलवी है, मेरे पास ये वीडियो मौजूद है, लेकिन मैं वीडियो इसलिए नहीं लगा सकता कि बच्चे के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, वो यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। मैं टेलीग्राम पे ये वीडियो लगा दूंगा। ये मौलवी उधर कोने की दीवार पे खड़ा है, बच्चे से, कोई बच्चा यहाँ पे, सब बच्चे बैठे हैं ना टेबल पे कुरान रख के पढ़ रहे हैं। ये बच्चा जिसके ऊपर ये लात मार रहा है ना, ये भी कुरान पढ़ रहा था टेबल पे कुरान रख के। ये मौलवी दूर से आता है इसको मारने के लिए, पहले 2 चमाटे मारता है और फिर इसको लात मारता है, तो लात कुरान को लगती है, वो कुरान ज़मीन पे गिर जाता है और दूसरा बच्चा उसको उठा के अपने पास यूँ रख लेता है। ये बेहुरमती नहीं है कुरान की? सुबह शाम ये बेहुरमती नहीं होती? जितने मदरसों मस्जिदों में बच्चों के रेप होते हैं, कुरान के सामने रख के नहीं करते? ये बेहुरमती नहीं है? ये मुनाफकत नहीं है आपकी? चाइना ने सारे कुरान दबा लिए हैं, कुरानी आयत जमीन पे लिखी हुई हैं, उन पे कैफेटेरिया बनाए हुए, इस पे लोग चल रहे हैं। हिपोक्रेसी। वो स्वीडन ने जला दिया, सारा मुसलमान मुल्क खड़ा हो गया। चाइना के खिलाफ खड़े हुए हो? सुबह शाम पाकिस्तान की मस्जिदों मदरसों में मासूम बच्चों के रेप होते हैं कुरान के सामने, उस पर कभी खड़े हुए हो? हालांकि मैं एक्सेप्ट वो उसको अच्छा फेल नहीं कह रहा जो स्वीडन में हुआ, गलत है वो। आपको किसी भी मजहब के किताब को बेहुरमती करने का हक नहीं, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो गीता है, चाहे वो कुरान है, तौरात है, हक नहीं है किसी इंसान को, क्योंकि मजहब के साथ हर इंसान की फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं। 1.5 अरब मुसलमान है ना भाई, वो कुरान से अटैच है ना। आप अच्छा, इससे हासिल क्या होगा? इससे क्या हासिल होता है? हालांकि करने वाला सलमान नामी रेफ्यूजी है इराक का। इराक का सलमान नामी रेफ्यूजी है जिसने कोर्ट से परमिशन लेके ये काम किया। ना कोर्ट को ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए, कोर्ट को भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और वहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े थे उनको ये काम नहीं होने देना चाहिए था। व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ रॉन्ग। आपको मुसलमान के खिलाफ जो भी, जैसे मैं करता हूँ ना भाई बात, मैंने अभी वीडियो बनाई थी पूरी इस्लाम की एवोल्यूशन के ऊपर और उसमें सब चीज़ें बताई थी। आप
लॉजिक के साथ डिबेट करके चीज़ों को वो करें, लेकिन कम से कम ये गलत है। व्लादिमीर पुतिन क्या कहता है? Это святыня мусульманская святыня. И для всех других преступлений тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе. Не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. И по Конституции, и по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. तो अजीज दोस्तों, ये एक बारीक लाइन होती है ये स्वीडन में। इससे आप क्या करेंगे? इससे आप वहाँ के अपने लोगों के लिए रिस्क बढ़ा रहे हैं। स्वीडन में ऑलरेडी रेप का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 400% बढ़ गया है। वहाँ पे पुलिस रिक्वेस्टें करती है कि लड़कियाँ शाम के बाद घर से ना निकलें। आपने उनकी ज़िंदगी और ख़तरे में डाल दी। एक छोटे से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये। अरे ये कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि प्रिंस चार्ल्स का जब बादशाह बनता है, कोरोनेशन होता है, तो कुछ लोग मोनार्की के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई आग नहीं लगा रहे थे, कोई चीज़ें नहीं कर रहे थे, बोर्ड पकड़ के खड़े थे, आप उनको गिरफ्तार करते हो। उनका भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। विकीलीक्स का बानी जूलियन असांज बेचारा कई साल से बीमार हो गया, एक एम्बेसी में छुप के बैठा है। अमेरिका कोशिश कर रही है कि इसको एक्स्ट्राडाइट करके अमेरिका लाया जाए, सजा दी जाए। उसने कोई झूठ तो नहीं बोला था विकीलीक्स में, इसने अमेरिकन डॉक्यूमेंट निकाल कर दिखाए थे। ये पानामा लीक्स और ये लीक्स और वो लीक्स सब उसने निकाल कर दिखाए थे। उस पर अमेरिका को मिर्ची लग गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया भाई? तो दिस इज नॉट द वे। ये मेरा पॉइंट है। आगे आते हैं फ्रांस की तरफ। फ्रांस में एक अल्जीरियन लड़के को गोली मार दी, उसकी वीडियो वायरल हो गई, जिससे पूरे फ्रांस में आग लगा दी। और ये पहली बार फ्रांस में नहीं हुआ। देखें, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फॉरेनर है ना, वो नॉर्थ अफ्रीकन है। नॉर्थ अफ्रीका में 5 मेजर मुल्क हैं: इजिप्ट, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया। इजिप्ट और लीबिया से लोग इतने नहीं आते थे यूरोप। आजकल लीबिया से आने लगे हैं, लेकिन इतने नहीं आते थे। असल ट्यूनीस, अल्जीरिया और मोरक्को के 3 अरब ये फ्रेंच कॉलोनी रही हैं, तो इसलिए ये बहुत आते भी हैं। और हिस्टोरिकली ये हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा यूरोप तबाह हो गया था, तो रीबिल्डिंग के लिए इनको चीप लेबर चाहिए थी। तो जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम ने काफ़ी टर्किश लोगों को इंपोर्ट किया था। इसी तरह बेल्जियम, फ्रांस और हॉलैंड ने काफ़ी मोरक्कन, अल्जीरियन, ट्यूनीसियन को इंपोर्ट किया था। फिर इसके बाद अब तक लगातार आए जा रहे हैं। फिर मसला ये है कि स्पेन से मोरक्को का आधे घंटे की कश्ती है। अब इतना लंबा ज़मीन होती है, जो बॉर्डर होता है एक तरह का समंदरी बॉर्डर, तो कितनी कश्तियों को आप रोकेंगे? और फिर ये लोग क्या करते हैं कि एक बार स्पेन में घुसे, सीधा पहुंचते हैं फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, क्योंकि इनकी ज़बान फ्रेंच है। ये फ्रेंच कॉलोनी रहे हैं तो ये फ्रेंच बोलते हैं। फिर इनके कोई ना कोई दोस्त, रिश्तेदार यहाँ होते हैं, तो सीधा पहुंचते हैं इधर। इसमें इनका क्राइम रेशो बहुत है। जैसे हम जब अजाइलम सेंटर में, मैं 1990 में नया पहुंचा था, तो हमारा अजाइलम सेंटर के आसपास चारों तरफ चरस बेचते थे, हीरोइन बेचते थे। कौन है भाई ये? मोरक्कन है, अल्जीरियन है, ट्यूनीसियन है। किसी का पर्स छीन लेना, किसी की चेन छीन लेना, जब मोबाइल आने शुरू हुए तो मोबाइल छीन लेना, लड़कियों को रास्ते में छेड़ना, ये सब इनके काम है। न्यू ईयर नाइट पे बाकायदा गैंग बना के ये नॉर्थ अफ्रीकन निकलते हैं, और जहाँ 1-2 लड़कियाँ मिली, चारों तरफ से घेर के उसका जो हाल करते हैं। और ये आँखों देखा मेरा तजर्बा है। मेरी बेल्जियम में ग्रैंड प्लेस है, जो कि ब्रसल्स का मेन टूरिस्टिक सेंटर है, जहाँ पे वर्ल्ड कप जीतो, फुटबॉल का कोई मैच जीतो, तो पूरे बेल्जियम के लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं।
जश्न मनाते हैं। न्यू ईयर नाइट पे वहाँ पे फायर वर्क होता है और वहाँ पे सब जमा होते हैं। ये गैंग के गैंग निकल के आते हैं और ये लड़कियों का पूरी रात जो हशर होता है। और मेरी उस इलाके में अपनी दुकान थी और मैंने वहाँ पे उस इलाके में कई दुकानों में जॉब भी की हैं। ये मैं वीकेंड पे भी ये चीज़ें होती थी। ट्राम में, बस में, मेट्रो में लड़कियों को टारगेट करना, बुढ़ों से छीनना कोई चीज़, ये कॉमन प्रैक्टिस है। बदमाशी से क्या हमारा इलाका है, ख़ास तौर पे एक इलाका है ब्रसल्स का, मोलम्बिक, वहाँ पे तो इनकी बदमाशी चलती है। तो अजीज़ दोस्तों, क्राइम रेट इनका बहुत है। इनको जब कोई पुलिस वाला परसिक्यूट करता है तो फिर ये होता है, पूरे फ्रांस को आग लगा देते हैं। आपको याद होगा अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें जब भी मोरक्को का कोई मैच होता था, जीतें तो भी हारें तो भी फ्रांस और बेल्जियम की, हॉलैंड की कमबख्ती आ जाती थी। जीत के भी बेल्जियम से इन्होंने बेल्जियम वालों का हशर नशर कर दिया था। ये अभी पुरानी बात नहीं है, कुछ महीनों पुरानी बात है। ये इनका तरीक़ाकार है। जेलों में, बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड की जेलों में ये जो नॉर्थ अफ्रीकन हैं, अपनी पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा, शायद 8-10 गुना ज़्यादा परसेंटेज है इनकी जेलों में। और मैं उस सोसाइटी में पला बड़ा हूँ, इन ए सेंस के बचपन से नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे नया नया आया था। मैं ग्रास रूट से चीज़ें करता था, छोटी छोटी जॉब्स की हैं मैंने। रेस्टोरेंट में डिश वॉशर्स की जॉब की है मैंने, कार वॉश पे गाड़ियाँ धोने का काम किया है मैंने, ये सब किया है। मैं कॉमन आदमियों में था। मेरी दुकान जब थी तो वहाँ पे जब देखो आ जाते थे। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने एक को मुक्का मारा था तो ये हड्डी टूट गई थी। फ्रिज खोला, 2 बियरें उठाई, जा रहा है, अरे पैसे तो दो, नहीं देता, बदमाशी। कभी यूं मुंह पे मारेगा हमारे बियर और चला जाएगा। पीछे 10 बोतलें पड़ी हैं विस्की की, वो टूट जाएं, सब कुछ हो। और इनको रोको तो ये जो फ्रांस का हाल किया इन्होंने, ये कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। और यही चीज़ यहाँ पे लंदन में देखो तो पाकिस्तानी कर रहे हैं, ग्रूमिंग गैंग और ये सब, ये वो। अभी जो पाकिस्तानियों को सज़ा हो रही है, 10 पाकिस्तानियों को, तो ये है कि पाकिस्तानी खुश नहीं है कि हम जब कहते हैं कि ये तो पाकिस्तानियों को हो रहा है, तो कह रहे हैं इसमें आप पाकिस्तान के खिलाफ क्यों शुरू हो जाते हैं। तो भाई साहब, मसला ये है कि ये 10 जो हैं रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग के हैं। 74 ऑफेंस इनके ऊपर है, रैप, ट्रैफिकिंग, सेक्सुअली अब्यूजिंग गर्ल एज यंग एज 13 साल। इरफान कुर्बान, नवीद अनवर, शिराज हुसैन, खालिद महमूद, शकील अहमद, मोहम्मद जाहिद, नवीद अनवर, गुलनवाज खान, अरशद महमूद। गुलनवाज खान के अलावा बाकी सारे पंजाबी मुसलमान हैं पाकिस्तान के। गुलनवाज खान शायद पख्तून है। ये इनका हाल है। और फिर बात करो तो कहते हैं कि तुम तो इस्लामोफोबिक हो। ये देखें, 3 इराकी माइग्रेंट्स ड्रगिंग, गैंग रेपिंग स्वीडिश गर्ल 16 ईयर्स ओल्ड। स्वीडिश गवर्नमेंट ने इनको गिरफ्तार किया। आवाजें उठने लगी कि इनको डिपोर्ट करो, तो पता चला इनको तो नेशनलिटी मिल चुकी है, अब डिपोर्ट नहीं कर सकते, वापस लो नेशनलिटी। नेशनलिटी का एक क्लॉज है। मैंने भी तो फ्रेंच नेशनलिटी ली थी, तो वो पूरा एक साइन करना पड़ता है, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। गैर इंसानी क्राइम करो, टेररिज्म करो, मनी लॉन्ड्रिंग करो, इन चीज़ों पे नेशनलिटियाँ वापस होती हैं। लेकिन यह है कि यहाँ पे अपीजमेंट का बड़ा मसला है। ये देखें, ये बुनियादी वजह होती है। ये अमेरिकन इस्लामिक स्कूल की पब्लिसिटी आई है कि आप अपने बच्चे को यहाँ के स्कूलों में क्यों भेजते हैं। ऑनलाइन इस्लामिक स्कूल में दाखिल कराएं, आपको इस्लामिक एजुकेशन मिलेगी और मॉडर्न एजुकेशन भी मिलेगी। 1.5 इंच की मस्जिद बना के अपनी हर जगह रहना है। भाई, फसाद की जड़ जहाँ पे भी जाओ, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड में, ये जो अरब
नॉर्थ अफ्रीकन अरब हैं, यहाँ पे इंग्लैंड में आओ तो पाकिस्तानी है, आपको कहीं इंडियन भी हर जगह है। क्यों आपको कभी ये नहीं खबर मिलती कि इंडियन ड्रग्स पेडलर ड्रग्स बेच रहे हैं, लड़कियों को ग्रूमिंग कर रहे हैं? कभी ये खबरें क्यों नहीं सुनते? आप फसाद की जड़ क्यों है? इसलिए कि आप अपना अलग मदरसा बना के बेचते हो। और फिर मदरसे में जब बच्चा निकल के आता है बाहर तो उसके जहन में ये होता है कि भाई बाकी सब गलत हैं, जितने काफिर हैं साले गलत हैं। ये हमारे लिए गुलामी के लिए पैदा किए गए, क्योंकि ये हमारे अल्लाह ने फरमाया है, तो इनके ऊपर आपको अत्याचार करने का सवाब मिलेगा। तो बुनियादी जड़ मैंने पहले भी कई बार कहा है। तो ये है अजीज दोस्तों, मेरी अपनी रीडिंग आपके सामने रखी है कि फ्रांस में ऐसा होता रहता है, बेल्जियम में, मतलब वर्ल्ड कप में कौन सा मसला था, कौन से बच्चे को गोली मारी थी किसी पुलिस वाले ने, पूरे बेल्जियम फ्रांस हॉलैंड में आगे नहीं लगा दी थी। इनको सिर्फ बहाना चाहिए। मैं 2003 में फ्रांस में, नॉर्थ फ्रांस में आमिया नाम का एक शहर था, वहाँ रहता था। 2003 से 2005 2 साल रहा हूँ। तो हम नए नए अभी पहुँचे ही थे उधर, कुछ महीनों की बात है कि वहाँ पे अचानक हंगामे शुरू हो गए। जैसे आज है ना फ्रांस में, ऐसे पूरा फ्रांस जल रहा था। 10,000 गाड़ियों को आग लगाई गई थी। 10,000 यही थे नॉर्थ अफ्रीकन। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको कंट्रोल करने के लिए आपको एक सिविल वार तो लाजमी होगी। जैसे इंडिया में जब देखो पत्थरबाजी शुरू कर देते, जब देखो पत्थरबाजी। अरे आपने कभी सुना है कि इंडिया में किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की हो? तो ये है कि ये जहाँ पे ये है सारा मसला, आपको सख्ती से कंट्रोल करना होगा। किसी के बाप की हिम्मत नहीं सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, बहरैन, ओमान, कुवैत में करके दिखा दे। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। चौप स्क्वायर पे गर्दन काट देते हैं, ठक। वहां नहीं है कि मोरक्कन, पाकिस्तानी, दुनिया भर के हैं ना, वहां भी। वहां क्यों नहीं करते? पता है, चौप स्क्वायर पे ठक। यहां करते हैं जहां पे सरकारें कमजोर होती हैं, अपीसमेंट, डरती हैं। एक बार है ना भाई, रोज रोज के जलने से एक बार कर लो भाई। सख्त करना होगा। मैं नहीं कह रहा कि आप सबको निकाल दो, मार डालो, काट डालो, ये करो। आप कानून को सख्त रखें। आजकल तो हर गली में सीसीटीवी लगा हुआ है। जो गाड़ी को आग लगा रहा है, जो पुलिस स्टेशन को आग लगा रहा है, जो बस को आग लगा रहा है, ट्राम को आग लगा रहा है, पकड़े, सजा दे, फौज बुला ले भाई। यूक्रेन भेजने के लिए फौज होती है आपके पास, इराक, लीबिया, सीरिया, हर जगह, अफगानिस्तान भेजने के लिए फौजें होती हैं। अपने मुल्क को तो बचाओ। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।